Welcome to NCERT Master. क्या आपने कभी सोचा है कि एक राष्ट्र या जिसे हम नेशन कहते हैं वो आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ वो मिट्टी है जिस पर हम खड़े हैं, या कोई मुकुट पहने हुए शासक, या फिर क्या ये लोगों की एक साझा इच्छा शक्ति है? आज की हमारी इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए इसी गहरे सवाल की जड़ों तक जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज हम 1789 के फ्रांस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां से उठी एक चिंगारी ने पूरे यूरोप के नक्शे और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ सत्ता पलटने या किसी राजा के पतन की कहानी नहीं है। ये दरअसल उस शक्तिशाली विचार का जन्म था जिसे आज हम राष्ट्र कहते हैं। बिल्कुल वो अवधारणा जिसने हमारे आज के आधुनिक राज्यों की नींव रखी। आज हम इस विषय को 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा, उसके बाद इंसानी अधिकारों की बात, फिर हम देखेंगे कि एक राष्ट्रीय पहचान कैसे घड़ी जाती है, और अंत में ये सारे विचार पूरे यूरोप में कैसे फैल गए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आधुनिक राष्ट्र को परिभाषित करना। जरा 1789 से पहले के फ्रांस की कल्पना कीजिए। ये एंशिएंट रेजीम यानी पुरानी व्यवस्था का दौर था। राजा का हुक्म ही कानून था और आम जनता बस प्रजा थी जिसे पादरी, कुलीन और किसानों में बांट दिया गया था। लेकिन नए गणराज्य ने सब कुछ बदल दिया। इसने लोकप्रिय संप्रभुता के तहत सभी को कानून के सामने समान नागरिक बना दिया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था। अब ताकत किसी राजा के पास नहीं बल्कि एक एकजुट निकाय के रूप में सीधे जनता के पास थी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बना 14 जुलाई 1789 का वो दिन। बास्तील के किले पर हुआ ये हमला सिर्फ ईंट पत्थर गिराना नहीं था, ये सदियों पुरानी अत्याचार की व्यवस्था का अंत था। ये वो पल था जब एक विचार ने एक बड़े और हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। इसने साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो सत्ता के सबसे मजबूत दिखने वाले प्रतीकों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। अब लोगों की पुरानी पहचान मिटाना इतना आसान तो था नहीं, इसलिए क्रांतिकारी विचारकों ने भाषा का बड़ा ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे शब्दों को आम जनमानस में घोल दिया। मकसद साफ था, ऊंच नीच को खत्म करके राजनीतिक समानता लाना। लोगों को यह महसूस कराना बहुत जरूरी था कि वो अब किसी राजा की जागीर नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र देश के सम्मानित और बराबर के नागरिक हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, मनुष्य के अधिकार। देखते हैं कि ये विचार कानूनों में कैसे बदले। अगस्त 1789 में अधिकारों की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई जिसे एबे सिएज और मार्क्वेस डी लाफायेट ने तैयार किया था। रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित होकर इस दस्तावेज ने एक बहुत बड़ी बात कही, मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं, यानी ये हर इंसान के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। इसने स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने को बुनियादी अधिकार बना दिया। सच कहूं तो इसने नागरिक और राज्य के रिश्ते को जड़ से बदल दिया। इस घोषणा पत्र का अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 बेहद खास है। इसमें साफ लिखा है कि संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र में निहित है। कोई भी राजा या व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो ताकत उसे सीधे राष्ट्र ने न दी हो। ये राजाओं के उस दैवीय अधिकार को सीधा खारिज कर रहा था जिसे सदियों से सच माना जाता था। ये इस बात का ऐलान था कि सत्ता अब ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर यानी जनता से सरकार की ओर जाएगी। लेकिन यहाँ एक कैच था। समानता की ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लग रही थी, हकीकत में ये सबके लिए नहीं थी। नेशनल असेंबली ने वोट देने का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया, यानी वो पुरुष जिनके पास संपत्ति थी और जो टैक्स भरते थे। ये करीब 4,30,000 लोग थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, जिनमें महिलाएं, गरीब और नौकर शामिल थे, निष्क्रिय नागरिक कहकर राजनीतिक अधिकारों से बाहर रखा गया। जाहिर है इस भेदभाव पर विरोध तो होना ही था। ओलंप डी गॉर्ज जैसी निडर हस्तियों ने सामने आकर इस दोहरे मापदंड को चुनौती दी। उन्होंने 1791 में महिलाओं के अधिकारों की घोषणा लिख डाली और साफ कर दिया कि कोई भी क्रांति तब तक अधूरी है जब तक कि उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर नागरिक और राजनीतिक अधिकार न मिले। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के तीसरे पड़ाव पर, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण। अब देखिए, सिर्फ कानून बना देने से लोग एकजुट नहीं हो जाते। इसके लिए राजनेताओं ने बड़ी ही सोची समझी रणनीति बनाई। उन्होंने शाही झंडे की जगह एक नया तिरंगा झंडा फहराया, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए,
टैक्स हटा दिए गए, नाप तौल के तरीके एक कर दिए गए और यहाँ तक कि क्षेत्रीय बोलियों की जगह पेरिस वाली फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। ये सब क्या था? ये पूरे फ्रांस को एक सूत्र में बांधने और उन्हें एक परिवार जैसा महसूस कराने का तरीका था। और इसमें संगीत का भी बहुत बड़ा रोल था। ला मार्सेलेज की कहानी ही ले लीजिए। अप्रैल 1792 में इसे सिर्फ एक युद्ध गीत के तौर पर लिखा गया था, लेकिन जब मार्सेले के स्वयंसेवक इसे गाते हुए पेरिस की सड़कों पर उतरे तो ये धुन लोगों के दिलों में उतर गई। ये अत्याचार के खिलाफ ऐसा शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि महज 3 साल बाद इसे फ्रांस का आधिकारिक राष्ट्रगान बना दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना को और भी व्यक्तिगत बनाने के लिए देशों को एक मानवीय चेहरा दिया जाने लगा। फ्रांस में मैरियन और जर्मनी में जर्मेनिया जैसी महिला आकृतियों को गढ़ा गया। राष्ट्र को एक देवी या मां के रूप में पेश किया गया, जिसकी रक्षा करना हर नागरिक का धर्म माना गया। ये एक बेहद सफल प्रयोग था, जिसकी नकल बहुत जल्द पूरे यूरोप ने की। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन विचारों का पूरे यूरोप में प्रसार। तो फ्रांस के अंदर जो भी बदलाव हो रहे थे, क्या वो वहीं तक सीमित रहे? बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि फ्रांस के इस राष्ट्र के विचार ने बाकी यूरोप को कैसे हिलाकर रख दिया। दरअसल फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मानना था कि उनका मिशन सिर्फ फ्रांस नहीं, बल्कि पूरे यूरोप को निरंकुश शासकों से आजाद कराना है। जब फ्रांसीसी सेनाएं दूसरे देशों में गईं, तो वो सिर्फ बंदूकें और तोपें लेकर नहीं गईं। वो अपने साथ नेपोलियन के कानून, समानता और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का विचार भी ले गईं। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, जहां जहां ये सेनाएं पहुंची, वहां सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। इन विचारों का जादू ऐसा चला कि पूरे यूरोप में एक नई हलचल मच गई। इटली में ग्युसेप मैज़िनी जैसे पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों ने पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी, जैसे कि कार्बोनारी। इनका सिर्फ एक ही सपना था, बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक आजाद और संप्रभु इटली बनाना। ऑस्ट्रियाई चांसलर मेटरनिख ने एक बार बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और यह बिल्कुल सच साबित हुआ। फ्रांस की 1830 की जुलाई क्रांति की लहर बेल्जियम तक पहुंची और उसे आजादी दिलाई। इसी लहर ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम को भी हवा दी। संप्रभु राष्ट्र बनने की इस आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए 1882 में दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के एक बेहद गहरे विचार पर गौर करें। उन्होंने कहा था, एक राष्ट्र प्रयासों, बलिदान और भक्ति के एक लंबे अतीत की परिणति है। अतीत में समान गौरव प्राप्त करना, वर्तमान में एक समान इच्छा रखना, एक साथ महान कार्य करना और अधिक कार्य करने की इच्छा रखना, ये एक जनसमूह होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज के राष्ट्र केवल हमारे साझे इतिहास पर टिके हैं या फिर भविष्य को एक साथ मिलकर संवारने की हमारी इच्छा शक्ति पर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।